नमस्कार दोस्तों। जोहार एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सिलेबस में पर्यावरण है दोस्तों। आप लोग को पर्यावरण भी पढ़ना है दोस्तों, समझे। क्योंकि पर्यावरण से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, फिक्स, समझे। क्योंकि पर्यावरण पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग पर्यावरण से एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, समझे। आप लोग पर्यावरण से 3 मार्क्स दिलाएगा दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, आज इस पर्यावरण का देखते हैं दोस्तों, समझे। जो ये आज का ये टॉपिक उठाया, रेलवे में पूछा हुआ पर्यावरण है दोस्तों। जो मैं समझे कि रेलवे में जितना भी पर्यावरण से एवं पारिस्थितिकी से पूछा हुआ है, उस सबको बारीकी से देखेंगे दोस्तों, समझे। क्योंकि आप लोग का पर्यावरण है ना, लेडी सुपरवाइजर, वहाँ जीएस में पर्यावरण टॉपिक भी पढ़ना है दोस्तों, समझे। कहा कि इस चैप्टर को इग्नोर करके मत जाइएगा। पता चला कि पर्यावरण से भी क्वेश्चन छूट गया, आप पर्यावरण से क्वेश्चन हम करके ही नहीं आए, तो इसलिए पर्यावरण को भी पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठन नहीं है दोस्तों। तो कौन नहीं है दोस्तों? उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, अपघटक, जलवायु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, प्राकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो प्रकृति में ये कौन सा एक इनमें से क्लीनर्स है दोस्तों? तो कौन सा है? क्या है? उत्पादक, कंजूमर्स, विघटन या मांसभक्षी। तो कौन है दोस्तों? तो कौन है? विघटक है प्राकृतिक के क्लीनर्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाहारी नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा एक सर्वाहारी नहीं है दोस्तों? तो देखिए, चूहा, चींटी, सांप, भालू। तो इनमें से कौन सा एक सर्वाहारी नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? सांप है दोस्तों। जबकि चींटी सर्वाहारी है दोस्तों, चूहा भी है और भालू भी, ये सर्वाहारी है दोस्तों। अब नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, इन नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर है दोस्तों? तो ट्रोपिक लेवल क्या है दोस्तों? तो देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा हुआ है दोस्तों, जो पर्यावरण से ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ये चूहा हो जाएगा दोस्तों। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर कौन है दोस्तों? तो चूहा है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में इनमें से कौन है दोस्तों? देखिए, सब खाद्य श्रृंखला है ना दोस्तों, उसमें कौन सा उपयुक्त श्रृंखला में है दोस्तों? देखिए, तो इसमें कौन सा है दोस्तों? देखिए, सबसे पहला कौन रहता है दोस्तों? उत्पादक रहता है, समझे। उत्पादक शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी। तो देखिए, इसमें कौन होगा दोस्तों? देखिए, इसमें उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, ये तो सही है दोस्तों। देखिए, उत्पादक पहले मांसाहारी आता है, नहीं दोस्तों, क्या शाकाहारी आता है। तो देखिए, इसमें इसमें शाकाहारी है, इसमें भी शाकाहारी, ये तो नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले कौन होता है? उत्पादक होता है दोस्तों, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? देखिए, जो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है दोस्तों? तो कौन है इसका? तो कौन है? देखिए, तो शाकाहारी हो जाएगा इसका दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये शाकाहारी होगा। नेक्स्ट, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? रोगजनक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कीटनाशक या कृषि अपशिष्ट। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीटनाशक कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध है दोस्तों? तो किस क्षेत्र से संबंध है दोस्तों? खगोल विज्ञान,
बंगाली साहित्य, पारिस्थितिकी, राजनीति। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंधित है किसके? पारिस्थितिकी से संबंधित है दोस्तों, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक है दोस्तों? तो किसकी आबादी सबसे अधिक है दोस्तों खाद्य श्रृंखला में? तो देखिए कौन सा है दोस्तों, कौन होगा? द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, विघटक या उत्पादक। तो कौन होगा दोस्तों? सबसे खाद्य श्रृंखला में सबसे आबादी किसका है? तो उत्पादक का है दोस्तों। तो किसका है? उत्पादक का है। नेक्स्ट, देखिए दोस्त, एनटीपीसी पूछा हुआ है 2017 में, ये समझे। देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच क्या अंतर होता है दोस्तों? तो क्या अंतर होता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला और में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच में अंतर? तो क्या होता है इनका अंतर दोस्तों? तो क्या अंतर होता है देख लीजिए दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं दोस्तों, और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक जिससे होता है ना, वे पौधे को विघटित पदार्थ खाते हैं दोस्तों, कि पौधे को विघटित पदार्थ को खाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इकोटोन, इकोटोन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इकोटोन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वो है जहाँ बायोगैस मिलता है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इकोटोन वह है जो बायोगैस जहाँ मिलता है, दो बायो नहीं सॉरी दोस्तों, बायोमास मिलते हैं। कौन मिलते हैं? बायोमास मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बायोमास। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना किसने परिभाषित की थी, किया था दोस्तों? तो किसने परिभाषित किया था दोस्तों? तो ये कौन किए थे? आर्थर टांसले किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है दोस्तों? तो इसमें देखिए कौन सा विषय एक्वेरियम का सही विषय है दोस्तों। क्या ये मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, या पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है, या केवल एक प्रजाति कहा जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये मनुष्यों द्वारा एक निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, ये एक्वेरियम। अब देखिए दोस्तों, पशुओं की प्रजाति ज्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही दोस्तों। किसके कारण पशुओं की प्रजाति है ना, वो ज्यादातर लुप्त प्राय हो जा रहा है दोस्तों? तो किसके कारण है ये? आवास विघटन के कारण। उनका आवास ही इधर उधर विघटन हो जा रहा है दोस्तों। इसी चलते पशुओं की प्रजाति लुप्त प्राय है, क्योंकि उन लोग का घर ही आग से जल रहा है। तो बहुत सारे कारणों से, प्रदूषण से, बहुत सारे कारणों से उन लोग का घर भी थोड़ा विघटन हो रहा है दोस्तों। इसीलिए प्रजाति पशुओं की प्रजाति लुप्त प्राय की ओर हो रहा है दोस्तों। पहले तो देखते थे कौआ देखते थे दोस्तों, तो आजकल हम लोग का घर तरफ अभी, आप लोग का घर तरफ भी देखिएगा, कौआ का भी देखने को आप लोग को नहीं मिलेगा दोस्तों। कि कौआ सुबह उठता और शाम होता कहता, अपना आवाज़ निकालता था दोस्तों। क्योंकि अभी वो कौआ है ना, प- उसका प्रजाति भी अभी लुप्त प्राय में हो गया है दोस्तों। अभी बाघ, शेर, ये सब है दोस्तों, ये सब भी अभी लुप्त है, लुप्त प्राय में हो गया है दोस्तों। अब आप लोग को तो चिड़ियाघर में ही देखने को मिलता होगा, मगर जंगल में नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि जंगल को काट के उसका आवास को हटा दे रहा है दोस्तों। और कभी कभी जंगल में भी आग लग जाता है, तो उन लोग का आवास भी विघटन हो जाता है, उसके कारण जल हानि हो जाता है। इसी चलते उन लोग का आवास भी
बिखर जाता है दोस्तों, और उन लोगों को रहने का जगह नहीं मिलता है, जिसके कारण उन लोग पशुओं की प्रजाति अभी ज़्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। देखियो पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो क्या कहलाते हैं? पौधे के विभिन्न अंग और वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? ये बायोमास कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों वनस्पतियां और जीवों का उल्लेख है दोस्तों। तो किस में उल्लेख है दोस्तों? तो देखिए चिड़िया और जानवरों में, पर्वतों और नदियों में, पौधे और जानवरों, मानव और जानवरों में। तो किस में उल्लेख है दोस्तों? तो इन लोगों का, तो पौधों और जानवरों में, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है दोस्तों। किस में? पौधे और जानवरों में। अब नेक्स्ट देखिए, बायोडायवर्सिटी किसके संदर्भ करती है दोस्तों? तो किसके संदर्भ करती है दोस्तों? ये ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन विविधता या संस्कृति और परंपरा का संरक्षण या जानवरों का अध्ययन। तो क्या कराता है दोस्तों? बायोडायवर्सिटी। तो ये पृथ्वी पर जीवों की विविधता का संदर्भित करता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों जैव विविधता का उल्लेख क्या करता है दोस्तों? तो इसका उल्लेख क्या करता है दोस्तों? जैव विविधता का, तो इसका उल्लेख क्या करता है? तो किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण प्रजातियों का उल्लेख करता है दोस्तों। क्या करता है? किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण प्रजातियों का। देखिए, अब देखिए बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में लिखित है दोस्तों। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसका क्या है मुख्य विशेषता? तो कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्त की स्थिति है दोस्तों, ये कहलाता है बायो हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता है दोस्तों। ये बताता है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की कुछ प्रजाति फिलहाल लुप्त स्थिति में है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण लुप्त हो चुका है दोस्तों? कि मौसमी परिवर्तन के कारण ये कौन एक जीव है जो मानव जनित जो विलुप्त हो चुका है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा है जीव? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका ब्रेम्बल कोई केई मेलोसिस है, मेलोमिस है, मेलोमिस ब्रेम्बल केई मिस है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए रेड डाटा बुक जिसके लाल सूची भी कहते हैं, ये क्या है दोस्तों? कि इम्पोर्टेंट है तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है रेड डाटा बुक, समझे? तो ये क्या करता है दोस्तों? रेड डाटा बुक जिसके लाल सूची, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? ये क्या है? ये संकट पशुओं जैसे पेड़ पौधे इत्यादि को स्थित दस्तावेज कि रेड डाटा बुक में ही संकटग्रस्त पशुओं जैसे जो भी पशु संकटग्रस्त है, पेड़ पौधा या कुछ उसका दस्तावेज इकट्ठा करता है कौन दोस्तों? रेड डाटा बुक। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कौन सा कथन असत्य है? देखिए, तो मैग्रोवा जैव विविधता को बनाए रखते हैं, ये क्या सही है दोस्तों? मैंग्रोव आम प्रदान करता है, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं दोस्तों, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये, हाँ ये हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव आम प्रदान करता है दोस्तों, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में ये निम्नलिखित में कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव
के तहत है दोस्तों। सबसे ज़्यादा किस में है दोस्तों, किस स्टेट में मैंग्रोव, तो ये किस स्टेट में है दोस्तों, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। मैंग्रोव वन है दोस्तों, तो किस स्टेट में है, ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, भारत में को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। पर्वतीय जंगलों, शुष्क भूमि, रेगिस्तानी जंगलों, झीलों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो झीलों हो जाएगा। नेक्स्ट, सुंदरवन विश्व में टाइडल हेलोफाइटिक फ्लिनाबेलंस जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो कौन, तो क्या है, कौन सा है दोस्तों, जंगली झाड़ियाँ, पेपी रस है, मैंग्रोवा है, मार्स है, तो कौन है दोस्तों। देखिए एनटीपीसी में ये 2 बार पूछा हुआ है दोस्तों, समझे। तो कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका मैंग्रोवा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। तालाब को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो तालाब को देखिए क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन में, तो तालाब को प्राकृतिक इकोसिस्टम कहते हैं, कि कृत्रिम इकोसिस्टम या बायोम कहते हैं, या पौधे द्वारा जंतुओं का एक समुदाय, तो क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये समझे, ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है बहुत दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, समझे। तो पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास को अच्छे से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1957 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था दोस्तों, तो कौन सा लिया गया था फैसला दोस्तों, तो इसका कौन सा लिया गया था, ये लिए था कि विकसित देश में 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन का प्रतिबंध लगाएंगे दोस्तों, समझे। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों, कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध किससे है, तो क्या है, ये सिर्फ सीएफसी गैस से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष निमंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौता का अपनाया गया है दोस्तों। तो क्या अपनाया गया है दोस्तों, तो ये मटेरियल विज्ञप्ति के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, मॉन्ट्रियल स्लेंग का लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो इसका लक्ष्य क्या है, कि ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना, मतलब कि जो ओजोन ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा उसको कम करना, जिससे सीएफसी गैस पर प्रतिबंध लगाना, समझे। तो उसे मटेरियल संलेख का लक्ष्य यही है दोस्तों, कि इसका प्रोटोकॉल, जैसे मटेरियल प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, इसका, तो इसका क्या है, मतलब संलेख मतलब इसका प्रोटोकॉल दोस्तों। तो क्या, ओजोन अवक्षय को तत्वों को कम करना, कि सीएफसी गैस को बढ़ावा नहीं देना है दोस्तों, उस पर प्रतिबंध लगाना, जो ओजोन अभी नुकसान हो रहा है ना, जो जैसे क्लोरोफ्लोरो सीएफसी गैस से दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसको प्रतिबंध कम करना दोस्तों, ये इसका यही था। देखो
क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था दोस्तों? तो ये किस वर्ष प्रभावी हुआ था दोस्तों? तो ये किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये 2005 में प्रभावी हुआ था दोस्तों। अब देखिए बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो कार्बन उत्सर्जन के मात्रा को कटौती करने का बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ है? तो ये प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ है? तो ये प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ है दोस्तों? तो क्योटो जापान में हुआ है दोस्तों। क्योटो कहाँ है दोस्तों? ये जापान में ही, तो वहीं पर ये निर्धारित हुआ है दोस्तों। अब देखो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का कब आयोजित किया था दोस्तों? तो कब किया था ये? तो ये किया था आपका दोस्तों तो दिसंबर 1997 में किया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी दोस्तों। और कब समाप्त हुई थी दोस्तों? तो ये कब समाप्त हुई थी? आपका 2012 ईस्वी में समाप्त हुई थी दोस्तों। अब देखिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की है दोस्तों? तो किस वैश्विक पहल की घोषणा की है दोस्तों? तो ये किए हैं मिशन अभिनव दोस्तों। कौन सा? मिशन अभिनव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जो द्वारा। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER के किसके संदर्भित करता है दोस्तों? तो किसके संदर्भित करता है दोस्तों? ये सर्टिफाइड इमिशन डिटेक्शन करता है दोस्तों इसका मतलब। CER का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? देखिए सर्टिफाइड इमिशन डिटेक्शन, ये है इसका फुल फॉर्म दोस्तों। अब नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों WWF रोशनी कम करते हुए या बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ हावर आयोजित करता है दोस्तों। तो कहाँ करता है दोस्तों ये? तो ये कहाँ करता है? अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री आबोहवा परिवर्तन परिषद के सदस्य शामिल हुए थे दोस्तों। तो कब हुए थे दोस्तों? कित कितना में हुए थे दोस्तों? तो 18वें में हुए थे दोस्तों सदस्य। नेक्स्ट केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है दोस्तों? जो केंद्र सरकार की है नर्सरी योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये किससे संबंधित है? युवा मन में पर्यावरण के प्रगति जागरूकता पैदा करना दोस्तों। क्या? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट अब देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रोस और रामसर सम्मेलन दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका? रामसर सम्मेलन हो जाएगा। देखिए 2000 में फिलिंदा ब्लैंक शुरू स्टार्ट में है दोस्तों। तो 2000 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था दोस्तों। तो क्या विषय था दोस्तों? तो ये था चिरस्थायी आजीविका के लिए था दोस्तों। नेक्स्ट अब देखिए विश्व वेटलैंड दिन हर साल फिलिंदा ब्लैंक फरवरी को मनाया जाता है। तो कितने फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कितने फरवरी को? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता
और प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है इको एक्शन दिवस दोस्तों। कौन सा है? इको एक्शन दिवस। नेक्स्ट, अप्रैल 2016 में देखिए दोस्तों, उस समय पर्यावरण से ये है करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, समय पूछा हुआ था जो एनटीपीसी में उसी समय। तो करंट से भी आप लोग का पर्यावरण से आने की संभावना है दोस्तों, समझे। कि देखिए अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण में फिल इन द ब्लैंक्स की बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं में दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था दोस्तों। तो कौन निलंबित कर दिया था दोस्तों? तो ये कौन? तो काली गर्दन वाले खरास को निलंबित कर दिया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 ईस्वी में पारित किया गया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? देखिए कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 2016-17 में पूछा हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? देखिए कि करंट का है दोस्तों, उस समय एनटीपीसी में पूछा हुआ था दोस्तों। तो जो पर्यावरण से ही ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ये करंट से पूछा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग भी पर्यावरण से करंट से भी देख लीजिएगा दोस्तों, समझे। तो देखिए ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का क्या उद्देश्य था? तो उस समय क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो ये था कि पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों, एक है कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो ये है क्या है? ये अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया है, क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, अब देखिए दोस्तों, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, या पूरा रूप? तो इसका क्या है दोस्तों? तो क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है दोस्तों, समझे। ये है दोस्तों इसका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली में डीजल वाहनों को बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकालने वाले धुएं के कारण फेफड़े का कैंसर होता है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए एनजीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एनजीटी का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों एनजीटी का? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों। इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है दोस्तों, क्या है ये एक? तो क्या है दोस्तों ये एक? तो ये क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है दोस्तों। क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। देखिए दोस्तों, फ्रेंडाब्लस प्रजातियों IUCN के वर्गीकरण के संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? ये नुकसान पहुंचाने वाली है दोस्तों। क्या है ये? नुकसान पहुंचाने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए
1950 में फिलिना ब्लैंक्स द्वारा महोत्सव शुरू किया गया था। तो कौन सा महोत्सव, किसके द्वारा महोत्सव शुरू किया गया था दोस्तों? तो किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। देखिए, निम्न में किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कश्मीरी हिरन कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसको बारहसिंगा को कहा जाता है, ये संघाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये किसको कहा जाता है इसको? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये किसको कहा जाता है? तो इसको बारहसिंगा को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, ये तो पर्यावरण से वैश्विक पर्यावरण खत्म हो गया दोस्तों। अब उसका जैसे पर्यावरण से हम लोग क्या देखेंगे? राष्ट्रीय उद्यान और तथा वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? ये पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, समझे? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, दुर्लभ साइबेरिया सारस में नियमित रूप से आया है करते हैं, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? ये कौन है? तो ये कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो किस अभ्यारण्य को जाना जाता है दोस्तों? भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य के नाम से पूर्व में। तो किसको जाना जाता है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, मिसिली पाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ रिजर्व है दोस्तों? तो ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ है? उड़ीसा में ही है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समझिए। देखिए, राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, भारत में किस राज्य में अरबी-थीटू वन्य जीव पशु विहार स्थित है दोस्तों? तो कहाँ है दोस्तों ये स्थित? तो ये है आपका कर्नाटक में है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, निम्नलिखित में किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है दोस्तों? तो निम्नलिखित किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ये आपको हंगुल को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, ये भी करंट से पूछा हुआ है उसी टाइम। तो आप लोग भी करंट से जरूर पूछेगा दोस्तों, आप लोग का भी पर्यावरण से, समझे? तो फरवरी 2016 के किस स्थान को भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों? तो किसको शामिल किया गया है दोस्तों? तो 49वां बाघ अभ्यारण्य संरक्षण के क्षेत्र में। तो किसको? 49वां। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो औरंग टाइगर रिजर्व, जो असम में स्थित है दोस्तों। देखिए, डिब्रू साइखोवा, नेमरी और ओरांग नेशनल पार्क, ये सब किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है असम में। कहाँ स्थित है? असम में। एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों? तो किस अभ्यारण्य में है ये? तो ये आपका है काजीरंगा में स्थित है दोस्तों।
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये असम में स्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अब देखिए ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो एनसीआर क्षेत्र में है दोस्तों। किधर है? एनसीआर क्षेत्र में है दोस्तों। देखिए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों। देखिए ये भी करंट से पूछा हुआ था उस टाइम, तो आप लोग को भी करंट से भी पूछा जाएगा दोस्तों, समझे? क्योंकि पर्यावरण में करंट से भी आने की संभावना है दोस्तों। देखिए हाल ही में शंघाई हिरण की खबरों में किस राज्य को राज्य जानवरों को देखा गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर दोस्तों। क्या हो जाएगा? मणिपुर। अब देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अब देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य चमोली जिले में स्थित है। तो ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये नंदा देवी, तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों चैल वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है पंजाब में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर है गुजरात में स्थित है दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों। अब देखिए दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। अब देखिए नंदन कानन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट वन घूड खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका है गुजरात में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट। अब देखिए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका है त्रिपुरा में स्थित है दोस्तों ये नेशनल पार्क। अब देखिए दोस्तों शिमली पार्क वन्यजीव अभियान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शिमली पार्क वन्यजीव अभियान कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है राजस्थान में स्थित है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? कितना डीपली क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो उत्तराखंड में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उत्तराखंड में। अब देखिए दोस्तों मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो आपका कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपका हरियाणा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क? तो ये हरियाणा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क।
अब आते हैं आगे दोस्तों। देखिए सुंदरवन घर कहाँ है, सुंदरवन फिल इन द ब्लैंक्स का घर कहाँ है दोस्तों, तो ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो उत्तराखंड में कितने हैं, 6 हैं। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में कितने स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, तो ये 10 है दोस्तों। देखिए किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं दोस्तों, तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। अब आगे देखिए दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जीन पाए जीन कहा जाता है दोस्तों, तो कहाँ किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग पर्यावरण से यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसको मिलेंगे दोस्तों पर्यावरण के इससे समझे, और पर्यावरण से एमसीक्यू हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आप लोग ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।